तो क्लास 11th आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति व वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर। ठीक है ना, दोहरी प्रकृति इसकी होती है। तो न्यूटन ने कहा था, यानी न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने कहा था कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होती है, यानी उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है ना। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है ना। और ये जो कण हैं, इन कणों को हम कहते हैं प्रकाशीय कणिकाएं। इन कणों को कहा जाता है प्रकाशीय कणिकाएं। ठीक है ना। तो प्रकाश की जो पार्टिकल नेचर है, यानी प्रकाश की जो उसकी पहली प्रकृति जो हम बात कर रहे हैं, प्रकाश की कण प्रकृति जो है, इस प्रकाश की जो पार्टिकल नेचर है, इस पार्टिकल नेचर द्वारा परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं को इसकी व्याख्या की गई। यानी प्रकाश का जो परावर्तन है और जो प्रकाश का अपवर्तन है वो उसके पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है। यानी वो बताता है कि प्रकाश में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिनको हम प्रकाशीय कणिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं प्रकाश की, जैसे व्यतिकरण होता है। ठीक है ना। प्रकाश का व्यतिकरण है या प्रकाश का विवर्तन है। इन घटनाओं को समझाने में न्यूटन की ये जो थ्योरी थी, प्रकाश का जो पार्टिकल नेचर था न्यूटन का, वो परावर्तन और अपवर्तन को तो इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करता है, स्पष्ट व्याख्या करता है, लेकिन व्यतिकरण और विवर्तन जैसी प्रकाश की घटनाओं को समझाने में असमर्थ रहा। ठीक है ना। इसीलिए उस समय जो प्रकाश का एक पार्टिकल नेचर है ये अस्वीकृत हो गया, फेल हो गया। और इसके स्थान पर दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सी हाइगेंस का वेव थ्योरी आई, जिसको सी हाइगेंस की हम वेव थ्योरी कहते हैं। उसका तरंग सिद्धांत, सी हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था वो आया। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है वो वेव्स के फॉर्म में चलता है, जैसे तरंगें चलती है उसके फॉर्म में वो रहता है। ठीक है ना। और इन्हीं दोनों सिद्धांत के आधार पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। 1856 में एक साइंटिस्ट आए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है ना। तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार इन्होंने कहा कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो लगातार रेडिएशन यानी विकिरणों को उत्सर्जित करते रहती है। ठीक है ना। जो प्रकाश है, प्रकाश से अनेक प्रकार की रेडिएशन निकलती हैं, विकिरणें निकलती हैं, जैसे एक्स रेज हैं, है ना, गामा रेज हैं। ठीक है, हीट है। यानी प्रकाश एक्स किरणों के रूप में, गामा किरणों के रूप में या ऊष्मा के रूप में लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित करता रहता है, एनर्जी को रेडिएट करता रहता है विकिरणों के रूप में। ठीक है ना। सन 1856 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि जो प्रकाश है वो एक्स किरणों, गामा किरणों और ऊष्मा के रूप में विकिरणों को लगातार उत्सर्जित करता रहता है। और ये जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा वो उत्सर्जित करता है इन रूपों में, उसको विकिरण ऊर्जा कहा जाता है। रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा कहा जाता है। किसको? ये जो चाहे एक्स रेज निकल रही है, चाहे गामा रेज, चाहे हीट के फॉर्म में। यानी कहने का सिंपल सा तात्पर्य है कि प्रकाश जो है वो लगातार या सतत रूप से ऊर्जा को उत्सर्जित करता रहता है। किस रूप में उत्सर्जित करता है? विकिरणों के रूप में। विकिरण को अंग्रेजी में हम रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन के रूप में वो लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित करता रहता है। और ये जो आपकी रेडिएशन जो निकलती हैं, ठीक है ना, इन्हें हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है ना। ये जो विकिरण निकलती है इनको हम वैद्युत
वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र से भी संबंधित होती है और चुंबकीय क्षेत्र से भी संबंधित होती है, दोनों क्षेत्रों से। यानी इसमें वैद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें या वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है या ऊर्जा जिसको प्रकाश उत्सर्जित करता है, इनके कुछ गुण होते हैं। जैसे पहला इनका जो लक्षण है, गुण इनका, यानी ये वैद्युत चुंबकीय, एग्जाम में लिखने को आता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो लक्षण हैं, पहला लक्षण तो ये है कि ये जो विकिरण है, ठीक है ना, वो यानी प्रकाश ऊर्जा को लगातार उत्सर्जित करता है इन विकिरणों के रूप में। ठीक है ना, इसीलिए पहला जो गुण है वो है ये विकिरण या तरंगे, विकिरण कहो या तरंगे कहो, ये विकिरण या तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनके लक्षण आपको बता रहा हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें विकिरण या तरंगों के रूप में ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करते रहते हैं, कंटिन्यूअस रेडिएशन निकलते रहती है। किस रूप में? विकिरण के रूप में। विकिरण यानी एक्स रेडिएशन भी हो सकती है, गामा रेडिएशन भी हो सकती है, हीट रेडिएशन भी होती है, यानी प्रकाश ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी बाहर निकल सकती है। नंबर दूसरा, ये जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण हैं या वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित होती हैं, दोनों से संबंधित होती हैं, जो एक दूसरे के साथ साथ, जो एक दूसरे के साथ साथ व विकिरण के संचरण, विकिरण के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित होती हैं, और इनकी दिशा क्या होती है? जिस दिशा में आपकी तरंग चल रही है उसके लंबवत। यानी इस तरीके से अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, माना ये तरंग के संचरण की दिशा है, इस दिशा में संचरण कर रही है, तो ये जो किरणें हैं ये कुछ इस प्रकार से चलेंगी। ये आपका माना, हम मान के चल रहे हैं ये क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र ये है, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से चलेगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो दोनों से संबंधित होती हैं, वैद्युत क्षेत्र से भी और चुंबकीय क्षेत्र से भी। और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और जिस दिशा में तरंग चल रही है उसके भी लंबवत होते हैं। तीसरा लक्षण कि ये जो तरंगें हैं, ये तरंगें प्रकाश के वेग से गतिमान होती हैं, प्रकाश के वेग से गतिमान होती हैं। अर्थात इनकी जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो आपका प्रकाश का वेग होता है। यानी ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनका जो वेग होता है वो बिल्कुल प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और चौथा पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि ये जो तरंगें हैं या इन तरंगों को संचरण के लिए, संचरण यानी चलना, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण दें कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है,
ठीक है ना। तो सूर्य से जो किरणें आती है वो अंतरिक्ष से होकर आती है ना। और अंतरिक्ष में आपको पता है कि कोई माध्यम नहीं है, कोई भौतिक माध्यम नहीं है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं इनका संचरण निर्वात में भी संभव होता है कि जहां कोई माध्यम ही ना हो, ठीक है ना। अब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्दावलियां हैं। ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण हैं, है ना। क्या क्या लक्षण थे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो ये तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, ये विकिरण या वेव्स के फॉर्म में लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, ठीक है ना। और जो विकिरण निकलती है वो चुंबकीय और वैद्युत दोनों क्षेत्रों से संबंधित होती है और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इन तरंगों की जो चाल होती है, इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इन तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इनसे संबंधित कुछ शब्दावलियां होती हैं, जैसे सबसे पहले हमारी वेवलेंथ आती है, जिसको हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, है ना। वेवलेंथ क्या होती है? दो सुरंगों अथवा दो गर्तों के मध्य की दूरी, हमें पता है ना। अब इसके लिए आपको पूरा ये समझना पड़ेगा। माना कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण इस फॉर्म में चल रही है, यानी किसी वेव के फॉर्म में चल रही है ना। जो ऊपर का हिस्सा होता है ये सुरंग कहलाता है, और जो निचला हिस्सा है इसको गर्त कहते हैं, ये कहलाता है गर्त, है ना। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी, ये दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी जो होगी ये कहलाएगी उसकी वेवलेंथ या उसकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। इसीलिए तरंग दैर्घ्य की हम सीधे सीधे परिभाषा देते हैं कि दो क्रमांगत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी, या गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमांगत सुरंगों व गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है ना। इसकी जो इकाई है, क्योंकि दूरी कह रहे हैं हम, तो इसकी इकाई वही होती है जो दूरी की इकाई होती है, मीटर, ठीक है ना। अब मीटर के अलावा अन्य इकाइयां भी हो सकती हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ बता रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ये आपको याद भी रखना है, 10⁻10 मीटर होता है ना। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, है ना। 1 माइक्रोन, जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, इसको माइक्रोन पढ़ा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके अंतर परिवर्तन है, अभी यूज होंगे कहीं पर कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है या 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो हमने तरंग दैर्घ्य पढ़ा। अब हम आते हैं दूसरा जो है वो है आयाम। आयाम क्या होता है? देखिए आयाम, फिर से मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये कोई वैद्युत चुंबकीय विकिरण चल रही है, वेव्स के फॉर्म में चलती है, तरंग के रूप में। तो ये होता है कि सुरंग की ऊंचाई, ये सुरंग है ना और ये गर्त है। तो जो आयाम होता है, आयाम क्या होता है? किसी सुरंग की ऊंचाई या किसी गर्त की गहराई, ठीक है ना। सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, गर्त की गहराई, ये जो गर्त है इसकी गहराई या ये जो सुरंग है इसकी ऊंचाई जो होती है वो कहलाती है आयाम, ठीक है ना। इसका मात्रक भी वही होता है, क्योंकि हम जो लंबाई का मात्रक होता है वही इसका मात्रक भी होगा, ठीक है ना, मीटर वगैरह। तीसरा टॉपिक आता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वी जैसा होता है, न्यू पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? किसी तरंग की 1 सेकंड में कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। कोई भी वेव है, कोई तरंग है, उसके द्वारा 1 सेकंड में जितने भी कंपन किए जाते हैं उसको हम उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज जो होता है,
इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज के नाम से इसको देते हैं, ठीक है ना। तो प्रति सेकंड जितने भी कंपन होंगे वो कहलाएंगे आपके आवृत्ति। नेक्स्ट आपका चौथा आता है वेग। किसी तरंग के वेग को हम c से प्रदर्शित करते हैं जिसको वेलोसिटी है, ठीक है ना। और वेग का क्या है कि ये कहता है कि किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई रेखीय दूरी वेग कहलाती है, ठीक है ना। कि वेग कहलाएगी कि एक सेकंड में उस तरंग द्वारा कितनी दूरी चली गई है। मात्रक इसका वही जो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और अब लास्ट जो हमारा पांचवा आएगा वो है वेव नंबर, जिसको हम कहते हैं तरंग संख्या, जिसको हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। बार यानी ऊपर से रेखा लगाई जाती है, ठीक है ना, न्यू बार। अब ये तरंग संख्या क्या होती है, ये होती है जिस दिशा में हमारी तरंग संचरण कर रही है। तरंग संचरण की दिशा में इकाई लंबाई में आने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या। अब इसको बताता हूं कैसे। इकाई लंबाई में कह रहा है, ठीक है ना। माना कोई तरंग इस दिशा में चल रही है, सपोज करो ये है ना, और ये दूरी हम मान के चलते हैं यहां से इकाई लंबाई है। इकाई लंबाई यानी ये 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, जो भी आप मान के चलो। इस दूरी में अब कितने तरंग दैर्ध्य आ रहे हैं, देखो 2 सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, ऐसे ये सुरंग और इस सुरंग के बीच की दूरी, ये सुरंग और इस सुरंग के बीच की दूरी। तो यहां कितने तरंग दैर्ध्य आ रहे हैं आपके 3, तो इसकी जो तरंग संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। इसीलिए हम तरंग संख्या बराबर न्यू बार, जिसको हम कहते हैं बराबर 1/आवर्त, ये आपका क्या होता है 1/वेवलेंथ। ये इसका फॉर्मूला है कि जो आपकी वेव नंबर है, जिसको हम कहते हैं तरंग संख्या, कैसे निकलती है, बिल्कुल वेवलेंथ का उल्टा होता है 1/लैम्डा, ठीक है ना। अब एक छोटा सा और चीज है कि लैम्डा, न्यू और न्यू बार में क्या रिलेशन है, इन तीनों में संबंध। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल जब अभी आगे करोगे तो वहां पर इसका प्रयोग होगा कि इन तीनों में क्या संबंध होता है लैम्डा में, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिलेशन आपको याद करना है कि जो c है, यानी तरंग की जो चाल है या उसका वेग है, वो होता है लैम्डा इंटू न्यू। तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि किसी तरंग का जो वेग होता है वो उसके जो वेवलेंथ है और उसकी जो आवृत्ति है, यानी आवृत्ति और उसकी वेवलेंथ का गुणनफल होता है, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर हम एक दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं आवृत्ति का। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, c/लैम्डा। ये आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया। अगर आवृत्ति निकालने के लिए आता है तो तरंग की जो चाल होती है, चाल तो आपको पता है प्रकाश के बराबर होती है, तो 3 × 10⁸ है ना। अब हम इससे लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना लैम्डा, क्योंकि अभी हमने कहा कि लैम्डा बराबर क्या होता है। देखो यहां से अगर हम लें, ठीक है ना, या न्यू बार की वैल्यू ले लें हम, या लैम्डा की वैल्यू ले लें, न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा, या लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/न्यू बार। लैम्डा की वैल्यू यहां रख सकते हैं ना। ये जो लैम्डा की वैल्यू है उसको यहां रख देते हैं, और जब यहां इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, देखो न्यू बराबर c/लैम्डा था, तो लैम्डा की जगह पर 1/न्यू बार रखें तो न्यू बार ऊपर चला जाएगा, यानी आवृत्ति बराबर हो जाएगा चाल यानी तरंग का वेग गुणा तरंग संख्या। तो एक फॉर्मूला ये बना, हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, ठीक है ना। तो ये आपका वैद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित टॉपिक था। कल हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।